टॉप 20 के बाद रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जी हां, बड़ी खबर आ रही है पंजाब की बड़ी खबर। पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस आलाकमान विवाद सुलझाने में जुटा हुआ है। नाराज विधायकों से कल भी मुलाकात हुई थी, आज भी मुलाकात हो रही है। 3 सदस्यीय कमेटी बनी है जिसमें खड़गे, जेपी अग्रवाल और रावत शामिल है। आज कांग्रेस कमेटी से मुलाकात कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली और पंजाब में बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें अगले साल पंजाब में चुनाव होना है। बाजवा, परगट सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू ये 3 बड़े चेहरे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध कर रहे हैं। ये विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये जो गाड़ी है, ये पहली गाड़ी जो आपने देखी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की थी। ये ओजला साहब हैं जो कि पटियाला से सांसद हैं, उनकी गाड़ी है। पाली साहब हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं, और ये जेपी अग्रवाल पहुंचे हैं। तो ये सारे विजुअल्स हैं मीटिंग के, और इसी मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई। पंजाब में फिलहाल कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में सरकार चल रही है। अगले साल चुनाव होना है और वहां पर धड़े बढ़ गए हैं और इन फाइटिंग बहुत ज्यादा है। देश में अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, एमपी समेत कई राज्यों में हटने लगी हैं पाबंदियां। शर्तों के साथ कम की जा रही हैं पाबंदियां। आज से उत्तर प्रदेश के 61 जिले अनलॉक हो रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यानी जो वीकेंड लॉकडाउन है सैटरडे संडेज का, और नाइट कर्फ्यू है यानी रात 10 से सुबह 5 तक, वो जारी रहेगा। ये लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब से जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र में और बंगाल में अब तक आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन नहीं हटाया गया, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा थे। बंगाल में चुनाव हुआ था, महाराष्ट्र में केसेस रुक नहीं रहे थे, तो वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के नए नियम क्या हैं, मेरे सहयोगी रवि कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ा वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। हालांकि अब हालात धीरे सुधर रहे हैं, उसको देखते हुए ही अब उत्तर प्रदेश में अनलॉक की कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है। यानी कि करीब 61 जिले हैं जहां पर अब छूट दी जा रही है। हालांकि कंटेनमेंट जोन है वहां पर छूट नहीं दी जा रही। उसके अलावा अगर आपको बता दें 6 शहर और हैं जिनको हाल ही में भी छूट दी गई। अगर आपको बता दें करीब अभी 15 जिले ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अभी फिलहाल कोई भी छूट नहीं दी जा रही। आपको बता दें सोनभद्र, देवरिया, बागपत, प्रयागराज, बिजनौर और मुरादाबाद 6 शहर हैं जहां पर अभी और छूट दी गई है। यानी कि करीब 61 जिले हैं जहां पर अब अनलॉक की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो साप्ताहिक बंदी यानी शनिवार रविवार की बंदी है वो जारी रहेगी। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाजार हैं वो खुलेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो बाकी के जो शहर बचे हुए वहाँ पर जब संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 600 से कम हो जाती, वहाँ पर भी छूट मिलने की लोगों को उम्मीद रहेगी। हालांकि अगर बात करें तो अभी भी उत्तर प्रदेश में जो बचे हुए ज़िले हैं वहाँ पर अभी भी जो कोरोना कर्फ्यू है वो लगातार जारी है। बाजार जरूर खुल रहे हैं लेकिन शर्तों के साथ खुल रहे हैं। आपको बता दें जहाँ जहाँ पर छूट दी जा रही है वहाँ पर जो कोरोना से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको पूरी तरीके से उपस्थित होना होगा। उसके अलावा सरकारी विभाग है वहाँ पर 50% तक जो लोगों को है वो आने की अनुमति होगी। उसके बाद अगर बात करें जितने भी निजी संस्थान हैं वहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के जो निर्देश हैं उनका पालन करते हुए भी 50% जो लोग हैं वो उपस्थित होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो सभी का मास्क लगाना बेहद ही अनिवार्य होगा, और साप्ताहिक बंदी के दौरान जो सैनिटाइजेशन काम है वो किया जाना है, और जो मास्क है वो लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। और लगातार जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ा उसके बाद सरकार लगातार काम करती नजर आई, और जिस तरीके से अब जहां पर संक्रमण कम हुआ है वहां पर छूट दी जा रही है। और उसके अलावा अगर बात करें तो अभी कुछ जिले बचे हुए जहाँ पर 600 से कम अगर मरीजों की संख्या होती है तो उन जिलों को भी छूट मिलेगी। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 61 जिलों को खोला गया है और जो केसेस हैं वो भी कम हुए हैं। शायद इसीलिए पूरे देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश आज से अनलॉक होना शुरू हो गया है। इंदौर शहर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर रौनक नजर आई है। इस बीच कई लोग लापरवाही भी करते हुए नजर आए। राहत नजर आती है जब आज
कोरोना के एक लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर शहर की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आम तौर के ऊपर लॉकडाउन के दौरान यहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। इस मुख्य चौराहे के ऊपर बमुश्किल इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थी, इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, लेकिन आज अनलॉक के साथ ही शहर के अंदर रौनक नजर आती है। लगता है कि धीरे धीरे शहर पटरी पर लौट आएगा। कई प्रतिबंधों के साथ भी इस अनलॉक को किया गया है। 12 बजे तक के किराने की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं और जहां तक बात की जाती है लोगों के तो सीधे तौर के ऊपर जानने की कोशिश करूंगा लोगों से ही कि इस अनलॉक को किस तरीके से देखते हैं। सर, अनलॉक को किस तरीके से देखते हैं आप? कोविड के हिसाब से सही है गाइडलाइन, और हमको अपनी एहतियाती वापरना चाहिए। हम अपनी एहतियाती वापरेंगे ही तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। सर, लगता है कि स्थिति अब पहले से बेहतर हो जाएगी? लगता तो है कि बेहतर है। अच्छा, प्रिकॉशन लेते हैं आप लोग? मास्क, सैनिटाइजर वगैरह पूरी तरीके से? बिल्कुल, मास्क और सैनिटाइज का उपयोग पूरी तरह से कर रहे हैं। इंदौर शहर में लग रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे सर। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देश की दो बड़ी राजधानियों का रुख कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई का। मुंबई से अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आज मैं भी ऑफिस आ रहा था तो ठीक ठाक ट्रैफिक था। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल ज्यादा था, लेकिन हाँ ठीक ठाक ट्रैफिक था। क्या क्या चीजें खुल गई हैं, क्या क्या चीजें अनलॉक हुई हैं, रियायतें कहाँ दी गई हैं, और कोविड जो नॉर्म्स हैं क्या उसका पालन ठीक से हो रहा है? अजीत। आवाज मिली अजीत आपको? मुझे लगता है अजीत तक आवाज नहीं हो रहा है। सीधे अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, केसेस कम हुए हैं मुंबई में भी, महाराष्ट्र में भी। अनलॉक की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, प्लान क्या है महाराष्ट्र का? बिल्कुल रजत, देखिए महाराष्ट्र में केसेस बिल्कुल कम हो रहे हैं, जिसका खामियाजा ये है कि आज कम से कम कुछ सहूलियत दी गई है। मुंबई में दी गई है, मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सहूलियत दी गई है ताकि लोग कुछ काम कर सके। जो आर्थिक जो स्थिति खराब हुई है लोगों की, कम से कम वह पटरी पर लौट सके। हम अगर मुंबई की बात करें, देखिए मुंबई में 600 के आसपास केसेस कल मिले थे और मौत की संख्या भी कल कम हुई। पूरे महाराष्ट्र में करीबन 15,000 केसेस मिले हैं, मौत भी कल कम हुआ है। तो इसका असर देखा गया है कि लोग आज पहले दिन यानी 1 जून है, 1 जून से आज तमाम जगह अनलॉक की प्रक्रिया धीरे शुरू की जा रही है। और ऐसे में तमाम जगहों पर भारी भीड़ देखी गई है। मुंबई में भारी ट्रैफिक जाम है, चाहे वह वेस्टर्न एक्सप्रेस की हाईवे की बात करें, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, तमाम जगहों पर भारी ट्रैफिक है। आप हमारे पीछे देख भी सकते हैं, इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूं भाईखला का। आप देखिए कि यहाँ पर लंबी अभिषेक, मुंबई और महाराष्ट्र में क्या क्या खुलेगा, क्या क्या फिलहाल बंद रहेगा, उसका विश्लेषण अगर आप करते तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, देखिए जो आज से जो खोलने की प्रक्रिया की गई है वह ये मुंबई में देखिए यह साफ साफ कहा गया कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही रूल लागू नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई सारे 18 जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसलिए पूरे महाराष्ट्र में सहूलियत नहीं दी गई है। देखिए आर्थिक राजधानी जो मुंबई है, इसमें सहूलियत दी गई है कि आज ऑड एंड डे के जरिए, यानी आज एक दुकान एक साइड में खुलेगी, कल दूसरी दुकान दूसरी साइड में खुलेगी। जो फुटपाथ पर दुकानें जहां जहां भी है, तो कह सकते हैं कि जो इसेंशियल सर्विसेज हैं यानी अत्यावश्यक सेवाओं के अलावा जो और दुकानें हैं वो उसको खोलने का आदेश आते दे दिया गया है। और ये एक बड़ी बात है कि लोगों के लिए जो लगातार तमाम महीनों से मांग की जा रही थी कि दुकानें खोली जाए, 50 दिनों बाद आज खोला गया है जरूर, लेकिन उसका असर देखा जा रहा है कि जो नियम है उसका पालन नहीं हो रहा। नियम का मतलब यह है कि दो दुकानें तमाम खोली हुई दिखाई पड़ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, दुकानों जम कर भीड़ हो रही है। तो यह जरूर एक समस्या है। और इतना ही नहीं, ठीक है अभिषेक, ठाकरे प्रोग्राम में थे, आपने मुंबई का हाल बताया और बताया लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभिषेक का आपसे जानकारी दिन भर लेते भी रहेंगे कि राजनीतिक अनलॉक जो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो राजनीतिक अनलॉक क्या है शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच में, उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अजीत, क्या क्या खुल गया दिल्ली में, क्या हाल है, ट्रैफिक कैसा है, किन किन चीजों को आज अनुमति है खोलने की?
बिल्कुल साथ दोपहर रजत, अगर बात करें तो आज जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो खोले गए हैं, इंडस्ट्री जो हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन के कुछ जो काम रुके हुए थे उनको खोल दिया गया है। यानी दो जो फेजेस हैं, इंडस्ट्रियल एरिया और कंस्ट्रक्शन वर्क, अभी ये दो काम यहाँ पर खोले गए हैं सरकार की तरफ से, और कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते बाद से, ऑब्जर्वेशन के बाद से फिर आगे और चीजें धीरे धीरे खोली जाएंगी। यानी अभी जिस हिसाब से है कि ट्रायल रन के हिसाब से देखा जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ व्यवस्थित रहा, तो धीरे धीरे करके आगे और धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इंडस्ट्री की बात करें हम, तो इंडस्ट्री में भी तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं, वो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज हैं, वो मजदूरों को सैनिटाइज करते हुए, टेम्परेचर नापते हुए ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की आपने बात बता दी, फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन की बात करा दी। कोई ना कोई एक मेथोडोलॉजी होगी अनलॉक की भी, हर सरकार उसको फॉलो करती है, जो एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी होती है अनलॉक की प्रक्रिया को करने की, जिसको हम कहते हैं कि जो हार्ड लॉकडाउन है, हार्ड लॉकडाउन से आप सीधे सॉफ्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं। ऐसे कैसे दिल्ली सरकार कौन से फॉर्मूले को फॉलो कर रही है कि कैसे कैसे धीरे धीरे रियायत देगी, संक्षेप में बता दीजिए अजीत। बिल्कुल साथ दोपहर, अगर हम बात करें रजत, तो जिस हिसाब से दिल्ली ने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री ने कि जिस हिसाब से लगातार जो केसेस बढ़ रहे थे, उन केसेस को देखते हुए अब धीरे धीरे केसेस कम हुए हैं। हमारा जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो तेजी से चल रहा है, और जिसको देखते हुए अब ज्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो जो कमजोर वर्ग है, छोटा वर्ग है, जो डेली कमाने खाने वाला वर्ग है, ठीक है, इसलिए अच्छी बात है। और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो भी नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन लगाए, कोई नहीं चाहता लॉकडाउन हो, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी होती है कि बिना लॉकडाउन के काम नहीं चलता। सीधे लखनऊ का एक बार रुख कर लेते हैं, रवि हमसे जुड़ रहे हैं। रवि, आप 61 जिलों की रिपोर्ट आपने बताई कि हाँ 61 जिलों में लॉकडाउन हटाया गया है, वो जिले ऐसे भी हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, वहां लॉक नहीं हटाया गया है, क्यों? पहली बात, क्या केसेस ज्यादा है? दूसरा, क्या क्या चीज खुल गई है और क्या क्या चीजें फिलहाल अभी बंद रहेंगी? रवि। देखिए करीब 61 जिले हैं जहां पर उनको लॉक कर दिया गया है, लेकिन ये जो साप्ताहिक बंदी है यानी शनिवार रविवार की बंदी वो रहेगी। उसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू वो जारी रहेगा, यानी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। हालांकि जो कोरोना से जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनकी उपस्थिति रहेगी, लेकिन अगर सरकारी जो ऑफिसेस हैं वहाँ पर 50% के आसपास जो लोग हैं वो उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा जितने भी बाकी जो निजी संस्थान है वहाँ पर जो 50% के आसपास लोगों को रहने की अनुमति दी गई है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना है, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा जो भी निर्देश जारी किए गए उन सभी का पालन करना है। सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक जो है वो छूट रहेगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू वो जारी रहेगा। यानी कि अभी भी करीब 15 जिले ऐसे बचे हुए हैं जहां पर जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो बढ़ी हुई है, और जिसकी वजह से अभी उनको छूट नहीं मिली हुई है। उम्मीद की जा रही है अगर 600 से कम जिस भी जिले में जो संक्रमित मरीजों की संख्या होगी वहां पर भी छूट मिलेगी। फिलहाल राहत जरूर है, क्योंकि संक्रमण जिससे केस बढ़ रहा था। अप्रैल की बात करें, उत्तर प्रदेश की आप जानकारी दे रहे थे, केसेस कम हुए हैं और अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। रहिए आप हमारे साथ। एक और आप बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज फिर से बढ़ी है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। दिल्ली में डीजल 23 पैसे, पेट्रोल 27 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दिल्ली में डीजल की कीमत क्या है? 85 रुपए 38 पैसे। मुंबई समेत कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो गए हैं, और जहां तक मेरा अनुमान है 17वीं बार ये दाम पेट्रोल और डीजल के बढ़े। ठीक है, एक बार रुक कर लेते हैं ग्राउंड का। रवि हमारे साथ हैं लखनऊ से, वसंत पांडे हैं हमारे साथ राजस्थान से। पहले राजस्थान चलते हैं वसंत के पास। वसंत, क्या रेट है जयपुर का और खासतौर से गंगानगर का पेट्रोल और डीजल का? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में तो लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस साल 2021 की अगर बात करें तो 42वीं बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। हालांकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से जो है आम जनता भी पूरी तरह से हताश हो गई है। 100 के पार पेट्रोल के दाम पहुंच गए हैं, वहीं 93 के पार डीजल की रेट है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी में लोगों के रोजगार छिन गए, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह बढ़ रहे हैं, आम जनता उम्मीद लगाए बैठे कि केंद्र सरकार कुछ ना कुछ राहत देगी, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार लगातार जो है केंद्र को घेरने में लगी, और जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इसको लेकर जो है एक अभियान भी चलाया जा रहा है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर जो है लगातार जो है ट्विटर वार कहें या सोशल साइटों के जरिए केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। अगर अभी भी केंद्र सरकार राहत नहीं देती है तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। ठीक है वसंत, एक बार
रवि का लुक कर लेते हैं। रवि, क्या अब रेट्स हैं लखनऊ में आज पेट्रोल और डीजल के? हाँ देखिए, 91 रुपए के पार है पेट्रोल का दाम, और अगर बात करें तो डीजल का भी दाम है वो बढ़ा हुआ है 7 रुपये। अगर बात करें तो इसका सीधा सीधा असर था वो दूसरी चीज़ों पर पड़ रहा था हालांकि, लेकिन अगर बात करें तो कोरोना कर्फ्यू चल रहा था जिसकी वजह से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुहैया हो जा रही थी, लेकिन बाजार हैं वो बंद है। इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि आम आदमी की जो जेब है पर उसका असर जरूर हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल लोगों की ज़रूरत है, डीजल ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियों से जो आवागमन होता है वो सारा गाड़ियों से होता है, और गाड़ियों की में जो पेट्रोल और डीजल का जो इस्तेमाल होता है वो अगर कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। हालांकि अगर बात करें तो जो फ्रूट्स वगैरह हैं जो दूसरी जगहों से आते हैं उनकी जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ठीक है रवि, वो बढ़ता है। एक तरफ कोविड की मार है, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं लगातार आसमान छू रहे हैं। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, प्राइवेट कंपनीज जो हैं उन पर छोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं की परीक्षा पर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा, ये सूत्र बता रहे हैं। 3 प्रपोजल्स पर पीएमओ के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। सरकार आज कर सकती है तारीखों का ऐलान। कल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा था 2 दिन का वक्त, यानी सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा, और सूत्र यही बता रहे हैं कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई और अगस्त तक तारीखों का ऐलान हो सकता है और यह परीक्षा कराई जा सकती है। हालांकि विपक्ष खास तौर से इस पक्ष में है कि अभी एग्जाम्स ना कराया जाए, 12th में जो बच्चे हैं उनके लिए जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन तलाशा जाए, प्रमोट कर दिया जाए या आगे एग्जाम्स कराया जाए, क्योंकि अभी ये करना मुझे विपक्ष को लगता है कि ठीक नहीं है। ऐसे संक्रमण हो सकता है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तर्क है कि जो एकेडमिक ईयर है, अगर आप 12वीं के बच्चों का एग्जाम डिले कराएंगे या नहीं कराएंगे तो वो एकेडमिक पर सीधे सीधे असर करेगा, क्योंकि 12वीं के बाद सीधे सीधे स्ट्रीम्स जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, आदमी अपना कैरियर खुद बनाता है। तो इंतजार रहेगा कब पीएमओ से ग्रीन सिग्नल होता है और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कौन सा प्रपोजल लेकर आते हैं, सबको इंतजार रहेगा। बारहवीं की परीक्षा पर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हो सकती है परीक्षा। पहली बात, यानी 24 से 3 प्रपोजल्स पीएमओ को दी गए हैं। कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाए, कैसे एग्जाम्स कराया जाए, इस पर प्रपोजल गया है। सरकार आज ही कर सकती है तारीखों का ऐलान, आज इंतजार रहेगा। अगर सरकार ऐलान करती है, सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपको बताएंगे कि कब कब कैसे कैसे और किन इस कोविड के हालात में कैसे 12वीं की परीक्षा सरकार कंडक्ट कराएगी। 3 प्रपोजल्स पर पीएमओ काम कर रहा है कि कैसे कराई जाए। जितने स्टेट मिनिस्टर्स हैं उनसे बातचीत हुई थी, जितने बोर्ड मेंबर्स हैं उनसे बात हुई थी, बाकायदा एक कमेटी राजनाथ सिंह के अंडर बनाई गई थी, वो लगातार लोगों से बातचीत कर रही थी और आज 3 प्रपोजल्स दिए गए हैं और आज माना ही जा रहा है। और जो सूत्र इंडिया न्यूज को बता रहे हैं कि आज ग्रीन सिग्नल किसी एक प्रपोजल को मिल सकता है और अनाउंसमेंट हो सकता है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई और अगस्त तक ये एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। यानी आज अगर अनाउंसमेंट होता है तो लगभग मान के चलिए 1 महीने से 40 दिन तक का समय मिल सकता है उन कैंडिडेट्स को जो 12th में है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, वो 1 महीने के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और एग्जाम्स दे सकते हैं। क्योंकि एकेडमिक ईयर खराब ना हो और देश के भविष्य का ये सवाल है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। जैसे ही कोई चीज नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे वॉर रूम, क्या कह रहे हैं सीधे आपको लेके चलते हैं। योगी यति मानव की मति सत्य के मार्ग पे चल के ही परम पद पाए। पंजाब के सच और हक की आवाज मैंने हाई कमांड को बुलंद आवाज में बताई है। जीतेगा पंजाब, पंजाब को जिताना है। पंजाब के हर एक नागरिक को हिस्सेदार बनाना है, भागीदार बनाना है और इस ताकत को उन तक पहुंचाना है और हर पंजाब विरोधी ताकत को हराना है। आपको लगता है सरकार ने जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत और जीतेगा हर पंजाब।
जोगी यति। नवजोत सिंह सिद्धू को आप सुन रहे थे। कांग्रेस वॉर रूम 15 रकाबगंज से 3 सदस्यीय कमेटी से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और साफ कहा, बुलंद आवाज में, बुलंद स्वर में 3 सदस्यीय कमेटी को बता दिया है क्या होना चाहिए। साथ ही साथ बताया है जीतेगा पंजाब, जीतेगी पंजाबियत। यानी सिद्धू अपने ही स्टाइल में है और हौसले बिल्कुल बुलंद है। इसी बड़ी खबर से एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए।